नमस्कार, मैं नकुल चतुर्वेदी आप सबके साथ। हमारे देश में लोग संघर्ष करके किस स्तर तक पहुंचते हैं इसकी तस्वीर हमने बहुत देखी है और आज हम इस गर्वित शो के जरिए, इस शो का नाम है द गर्व शो और ये मेरी सोच नहीं है, जिस शख्स की ये सोच है उस शख्स ने बहुत कुछ करने की ठानी है। संघर्ष से निकले हुए युवाओं को, संघर्ष से निकले हुए कमजोरों को आगे बढ़ाने की ठानी है। उनका नाम है संजय भाटी। संजय भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय भाटी जी, द गर्वित शो के जरिए मैं सबसे पहले यही सवाल करना चाहूँगा, दर्शक यही सोच रहे द गर्वित शो है क्या? द गर्वित शो के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली गर्वित जैसे इसके नाम से ही पता लगता है कि ऐसी कोई चीज़ जिस पे हम गर्व करें। तो गर्वित जो शो है, एक्चुअली इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा वर्ग के, बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग जो भी संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने आप को किसी मुकाम पे ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट सिस्टम मिलता नहीं। तो ये शो हमने इसलिए सोचा कि जो हम उनकी मदद कर सकते हैं वो तो हम करें, और इसके अलावा हम आम सभी पूरे समाज के सभी तबकों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग भी उनकी मदद को आगे आएँ, ताकि वो लोग अपने ड्रीम्स के लिए, अपने विजन्स के लिए, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए हर वो चीज़ कर सकें जो उन्हें करना है। बिल्कुल, द गर्वित शो का मकसद, जिस तरीके से भाटी साहब बता रहे थे, द गर्वित शो का मकसद है उन प्रतिभाओं को सपोर्ट करना जिन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जो कमज़ोर है, पारिवारिक रूप से सरकार सहायता नहीं कर रही है, कहीं और से कोई मदद नहीं मिल रही है, उनकी सहायता द गर्वित शो के जरिए भाटी जी करना चाहते हैं। और इस सब में वो पूरी पब्लिक का भी सहयोग चाहते हैं, ताकि आप सबके सहयोग से द गर्वित शो सफल हो और लोग द गर्वित शो के जरिए उन सब की सहायता करें जो कमज़ोर है, जिन्हें आगे बढ़ना है। आपने क्या आइडियोलॉजी आपकी थी इस शो को लेकर? आपने क्या सोचा था? कितनी समस्याएं हैं आपको यहाँ तक पहुँचने में? कुछ आई, लेकिन उन समस्याओं का जिक्र मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी समस्याओं से बड़ी समस्या उन लोगों की है जिनके लिए ये शो हमने डेवलप किया है। एक्चुअली मैंने देखा बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, अगर हमारे देश में हम स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट से बाद में कुछ होता नहीं है। अभी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको सहारा देने वाला नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, दे डोंट नो कि किड्स कहाँ से मिलेंगी, कोच कहाँ से मिलेगा और डाइट्स क्या होनी चाहिए, उनको प्रॉपर आइडिया नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी उनको कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि उनको कब किस इवेंट के लिए जाना चाहिए। उनके पास सूचनाओं का कोई तरीका नहीं है कि भाई ये नेशनल लेवल पे इवेंट हो रहा है, ये स्टेट लेवल पे इवेंट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेडल जीता है, बट वो रिसोर्सेज की कमी की वजह से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। कई ऐसे स्पोर्ट्समैन को हमने शामिल किया है, कई ऐसे एनजीओ को शामिल किया है जो अलग अलग लोगों का, मतलब बच्चों का इलाज कराते हैं, जो कि बच्चे बीमार रहते हैं, उन लोगों को हमने हेल्प करने की कोशिश की है। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी लिमिटेशन, पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूं या अपनी संस्था की बात करूं, गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड, तो हम लोगों ने ये पाया कि हम जितना भी करते हैं वो समाज के नजरिए से बहुत कम है। तो इस शो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ पूरे समाज से कि वो आए और हमारे सभी साथियों का और मदद करने की कोशिश करें। अच्छा, कितने लोग होंगे? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर खबरों में भी हमने दिखा है कि कई बड़े बड़े मेडलिस्ट हैं, बेचारे परेशान हैं, कोई रिक्शा चलाने को मजबूर है, कोई फल बेचने को मजबूर है, ऐसे हालात हो गए हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया था एक वक्त में। और आज अगर हम गर्वित संस्था की बात करें, आप लोग कितने लोगों को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है? अभी तो हम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं, अभी 10 से 12 लोगों की लिस्ट हमारे पास है और हम इसको डिवाइड इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें एक रेसलर है विनोद जी, नेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट किया है। नेशनल लेवल पे फीमेल रेसलर भी हैं हमारे पास जिन्होंने नेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट किया है। और अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, कुछ दिव्यांग भी हैं हमारे पास जिन्होंने बहुत बढ़िया करने की कोशिश की और वो नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि अगर हम हर कस्बे में ढूंढें तो हर कस्बे में 10 मिलेंगे। क्या आपने सरकार को कोई चिट्ठी लिखी? क्योंकि ये जो आपका कदम है ये एक इनोवेटिव कदम है, बेहतरीन कदम है, इसे हम कह सकते हैं, इसे सैल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि उन लोगों को सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता। आपने सरकार को कोई चिट्ठी लिखी कि हाँ जी सरकार मेरी कोई मदद करे इस समय? जो सरकार एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। नहीं, मैंने सरकार से मदद नहीं मांगी, हाँ समाज से जरूर मदद मांगी है। मैंने कई लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोगों की मदद कीजिए, उन्होंने की। और इनफैक्ट वहीं से मुझे लगा कि अगर हम लोगों से मांगेंगे तो हम ज़्यादा कर पाएंगे। सरकारी मदद से कोई गुरेज नहीं है, कोई मना नहीं है, बट एक्चुअली तो मुझे उसका प्रोसीजर भी नहीं पता। और जो और लोग हैं जो उनसे पजल हो चुके हैं उनके बारे में क्या कहें। जितने भी लोग हमारे पास आए हैं वो सरकार के रवैये से पजल हो गए हैं। अच्छा, ढूंढते कैसे हैं आप इन प्रतिभाओं को? कैसे पता चलता है कहाँ है, कौन परेशान है? जैसे आप विनोद जी का जिक्र कर रहे थे, किक बॉक्सिंग वगैरह में उन्होंने बड़ा महारत हासिल किया। विनोद जी को ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक्चुअली हम सर्च कर रहे थे, ऐसी तो किसी ने बताया कि एक पहलवान है, तो हमें नहीं लगा कि वो इतने सीरियस पहलवान होंगे। और हम उनके घर गए तो बहुत गरीब हैं और कुछ मतलब बढ़िया नहीं है कुछ भी, कुछ भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया, पेरेंट्स भी उतना चाह के मदद नहीं कर पाए, स्पेशली मदर ने थोड़ा बहुत किया
और एक पहलवान की डाइट भी बहुत होती है, फिर उसको जितने रिसोर्सेज चाहिए, वो जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं वहाँ से आप ये लगाइए कि कोई भी बढ़िया कस्बा कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी पे है और डिस्ट्रिक्ट सेंटर कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी पे है। कोई स्टेडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आदमी अपने घर में कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अपने खेतों में उसने एक रेसलिंग का कुछ बनाया और वहाँ से वो लगातार मेहनत कर रहा है। मतलब आप समझिए कि रिसोर्सेज के हालात ये है कि उसके पास कोई एंटीसिपेटरी पहलवान भी नहीं है जो उसके साथ लड़ सके, तो इतनी बुरी हालत में लोग डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप विनोद जी का जिक्र करें, इनसे हम बात करेंगे इस इंटरव्यू के बाद, बताएंगे कि विनोद जी के बारे में आखिरकार ये है कौन। लेकिन क्या इसके अलावा जैसे आप सहायता कर रहे हो लोगों की जो बेचारे कमजोर हैं, जो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और आपने कुछ सोचा है? इसके अलावा भी क्या करना चाह रहे हैं? एक्चुअली हमारी कंपनी इनोवेटिव आइडियाज पे काम करती है। लाइक अगर आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, आपके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, तो वी हैव सम टीम ऑफ इन्वेस्टर्स आल्सो जो उनके आइडियाज पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। जैसे अभी ना बहुत जल्दी में हम लॉन्च करने वाले हैं बाइक टैक्सी। एक्चुअली आजकल आप देखिए कि लोगों को लग्जरी से ज़्यादा टाइम की चिंता है, टाइम इज मनी। आप कार में जाते हैं, बड़ी कार में जाते हैं और उसमें लग्जरी से आप जाते हैं, ये बहुत बढ़िया है, और जैसे ही आप कहीं जाम में फंसते हैं आपको वो लग्जरी बेकार दिखने लगता है, फिर आप टाइम बचाना चाहते हैं। तो नोएडा और गाजियाबाद में हम लोगों की योजना है मैंने जुलाई में, जिसका एक मोबाइल ऐप ऐसा बनाने की जिससे लोगों की हेल्प हो सके और वो अपना टाइम बचा सके। मतलब जब उनको लगे कि वो कार में कहीं स्टक हो गए तो अपनी कार को एक रिलीवर को देके और उस बाइक टैक्सी को कॉल करके वो आएगा, बंदा रिलीवर साथ में लेके आएगा, तो रिलीवर आपकी कार को आपकी जगह पे छोड़ेगा और जो बाइक पे जो ड्राइवर होगा वो आपको आपके वेन्यू पर छोड़ेगा जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत बेहतरीन आइडिया। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें आप इनोवेटिव चीज़ें लेकर चल रहे हो, शायद भविष्य में वो सब सामने आए। एक मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे समाज से शो पे? समाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी हमारी क्रिया नहीं है, मतलब लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट आवर एक्शन, कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, ये प्रतिक्रिया है। आप कहीं जा रहे हैं, एक छोटी सी चीज मैं अगर शेयर करूँ, आप मान लिया रेड लाइट पे आप कहीं जा रहे हैं, रेड लाइट पे आप स्टक हो गए और रेड लाइट पे आप स्टक होने के बाद किसी से आपकी छोटी छोटी तकरार हो गई। उस तकरार के बाद आपको अर्जेंटली कहीं जाना था, इसीलिए आप लेट हो रहे थे, इसलिए आपकी तकरार हुई। अब आपने अगर उस तकरार को बढ़ाया तो आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो गया, और अगर आपने उस तकरार को वहाँ पे बंद किया और आप टाइम पे वहाँ जाके पहुँच गए जहाँ आपको जाना था। तो लाइफ को हम जितना देखें इट्स ऑल अबाउट रिएक्शंस, कि आप प्रतिक्रिया क्या देते हैं। मतलब आप घबरा जाते हैं जैसी कोई आपको मना करता है, जैसी कोई समस्या आपके सामने आती है, आप कहीं रुक जाते हैं तो डेफिनेटली आप हार जाते हैं। लेकिन अगर आप उस समस्या को ये बताएं कि तुम कुछ नहीं हो, मेरे पास तो बहुत हल है और मैं अपना काम करूंगा, तो उस कंडीशन में आप जीत जाते हैं। सो सिंपल, बस यही है जिंदगी। चलिए, अभी भाटी जी से हमारी बातचीत हो रही थी, विनोद जी का जिक्र हुआ था, विनोद राणा जी, उनसे बात करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे। आप पहले देखिए जो कह सकते हैं गर्वित शो, गर्वित कंपनी क्या है और विनोद राणा जैसे होनहारों को किस तरीके से गर्वित कंपनी प्रमोट करती है। मैं तुझे दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बनाऊंगा। क्या कहते हैं? वर्ल्ड चैंपियन बनाऊंगा तेरा। बेटे खूब मेहनत करो। पापा जानते हो पूरे 30,000 रुपए चाहिए, 30,000 रुपए। चिंता मत करो, तुम्हारी जितनी मदद होगी मैं करूंगा, लेकिन तुम बस मेहनत करते रहो। पापा इतने पैसे कहाँ से लाओगे? मजदूर हूँ तो मैं क्या हुआ, पर तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा मैं। हाँ, ऐसे में बिल्कुल। ये ना क्या बाड़ी है मेरे बच्चे, शाबाश। अरे मैं अपने लोगों से मदद मांगूंगा, तेरा सपना पूरा करने के लिए मैं झोली तक फैलाऊंगा लोगों के सामने, और तुझे दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बनाऊंगा।
बात। आज हम बात करेंगे देश के गर्व की, देश के प्राउड की। हमारे देश का नाम रोशन करने में हमारे देश के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे वो फाइटर्स हों। बहुत सारे लोगों ने देश को विश्व पटल पर, देश का नाम रोशन किया है, देश को विश्व पटल पर लाकर खड़ा किया है। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, विनोद कुमार राणा साहब इनका नाम है। वुशु, किक बॉक्सिंग, MMA में इन्हें महारत हासिल है, कई मेडल्स जीत चुके हैं और वर्ल्ड लेवल पर अब खेलने की इनकी तैयारी भी है। राणा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राणा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, वुशु, किक बॉक्सिंग और MMA बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। जब आप इस फील्ड में जा रहे थे, जब आप इस फील्ड में एंट्री ले रहे थे, तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हाँ जी मुझे किक बॉक्सिंग करनी चाहिए, मुझे वुशु करना चाहिए, मुझे MMA करना चाहिए? क्योंकि मैं ज़्यादातर फिल्मों में देखा था कि मार्शल आर्ट जैसे अक्षय कुमार, वुशु टाइप है फिल्मों में, उसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि मैं भी मार्शल आर्ट सीखूँ। और तो धीरे धीरे मुझे वहीं से प्रेरणा मिली, तो मैंने वहाँ से ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं रेसलिंग करता था, 2003 से मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी। तो मुझे 7-8 साल में मुझे लड़ते हो गया, तो मुझे लगा कि इसमें मुझे सफलता मिलनी बहुत असंभव है, क्योंकि मुझे कोई प्रमोट करने वाला नहीं था। तो मुझे लगा, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो मैंने ये MMA ज्वाइन किया, मिक्स मार्शल आर्ट। तो मैंने 2010 में मैंने ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता, और 2015 में वुशु में गोल्ड मेडल जीता, और 2015 में ही मैंने 30 नवंबर को वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। अच्छा, इन सब के पीछे के इतिहास की मैं बात करूं, आपने इतना सब कुछ जीता, नाम भी रोशन किया, क्या परिवार का सपोर्ट आपको मिला था इन सब के पीछे? परिवार ने आपको सपोर्ट किया था? मेरी मम्मी को छोड़कर मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, किसी भाई का, किसी बहन का, क्योंकि जिस भाई की शादी हो गई वही मुझसे अलग हो गया, क्योंकि खर्चा ज़्यादा था। सोचते थे कि इसको खर्चा करेंगे तो हमारी फैमिली कैसे चलेगी। लेकिन मेरी माता, जो माता पिता हैं, उन्होंने मुझे सारा सपोर्ट किया। पिताजी मजदूरी करके लाते थे, मुझे खिलाते थे, मुझे सारा सपोर्ट करते थे। तो सारा खर्चा मेरे पिताजी की मजदूर से निकलता था। लेकिन मेरे अंदर भी जुनून था कि कोई भी सपोर्ट ना करे, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करूँगा, मुझे खाना मिले या दूध ना मिले, कुछ ना मिले, लेकिन मैं फिर भी लड़ाई लड़ूंगा। बिल्कुल सही बात है, लड़ाई लड़ने की अगर किसी ने ठान ली है और जीतने की किसी ने ठान ली है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आज देश के सामने हैं। अच्छा, आपकी जो स्टोरी है, आपने संघर्ष किया, पिताजी मजदूर थे, भाई ने साथ छोड़ दिया, इतना पैसा नहीं था कि हाँ आपको दूध मिल पाए, आपको और तमाम विटामिन वाली चीज़ें मिल पाए। तो उसके बाद आप जब इन सब चीज़ों में आ गए, आपने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, इतने मेडल्स हासिल कर लिए, इसके बाद आपकी एक फ़िल्म बनने जा रही है। कौन बना रहा फिल्म में, क्या है फिल्म की स्टोरी? फिल्म का नाम है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ए स्टोरी ऑफ वर्जिन। इसमें फाइट के साथ साथ लव स्टोरी भी है। इसमें मेन फाइट है MMA, मिक्स मार्शल आर्ट, जो कि आपने देखी होगी ब्रदर फिल्म। हाँ, ब्रदर फिल्म देखी कुमार की। हाँ। तो वही फाइट इसमें है। तो इसमें रोमांस भी है। जो रोमांस किस तरीके का है? रोमांस इस तरह की, कोई हीरो जब फाइट लड़ता है तो उसमें पब्लिक गांव में देखने आती है, तो वहाँ पर लड़की हीरोइन भी आती है, वो इम्प्रेस होती है। हीरोइन जैसे फिल्म फाइट देखती है तो उसकी गले से चुन्नी उड़ के उसके हीरो के मुंह पे गिर जाती है। वाह। तो तभी से वहाँ से लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। लव स्टोरी बेहतरीन होगी। चलिए, फिल्म का इंतज़ार है, फिल्म आएगी, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक बार बताइए, मैं बार बार इसी बात का जिक्र कर रहा हूँ, किक बॉक्सिंग, वुशु, MMA के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो आपने फिल्म का जिक्र किया ब्रदर्स का, तो अब मुझे पता चला कि हाँ वहाँ पर ये MMA हुआ था। इसके बारे में युवा नहीं जानते। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा इसकी तरफ बढ़ें, जानें, क्योंकि युवा आज तक सीमित हैं, IPL तक सीमित है, क्रिकेट देखेंगे, वनडे देखेंगे, बस वुशु के बारे में जानते हैं ना, हॉकी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता इतना तो। लेकिन वुशु और ताइक्वांडो किस तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल है ताकि वो सब इसमें इंटरेस्ट लें? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो मिक्स मार्शल आर्ट या मार्शल आर्ट के गेम्स होते हैं उनको सरकार सपोर्ट भी नहीं कर रही है। क्रिकेट को लेकर देख लीजिए, प्राइवेट गेम है ये भी, लेकिन सरकार इसको पूरी सपोर्ट करती है। कोई छोटा सा मैच खेल लेती है IPL भी, तो उसको अधिकारी बना देती है। लेकिन और जो गेम्स हैं उनको कोई सरकार प्रमोट नहीं करती। आपको मिला सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला आपको इसमें?
या फिर आप मानते हैं कि सरकार के सहयोग ना करने की वजह से ही युवाओं को जो रुझान है इसकी तरफ नहीं आ रहा है? हाँ, ज़्यादातर तो यही है, क्योंकि सरकार किसी को प्रमोट नहीं करती, किसी को हेल्प नहीं कर रही, तो रुझान कैसे बढ़े? क्योंकि सही बात है, खिलाड़ियों को भूखे ही मर रहा है। हमने देखा है अक्सर, जितने कई लोगों ने विश्व में हमारा नाम रोशन किया है, लेकिन आज कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। सिर्फ क्रिकेटरों की जेब में आप करोड़ों भरते चले जाओ, उनके घर बनवाते चले जाओ, उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देते चले जाओ। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। राणा जी, महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए छेड़छाड़ के मामले लगातार सामने आते हैं। हर राज्य में ऐसी समस्या है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। क्या ताइक्वांडो जो आपने सीखा, MMA, वुशु, किक बॉक्सिंग, किसी तरीके से उन्हें सहयोग कर सकते हैं उनकी आत्मरक्षा में, अगर वो सीखें इसे तो? MMA एक ऐसा गेम है जिससे कोई भी खिलाड़ी, कोई भी व्यक्ति उसको सीखकर एक अच्छा फाइटर बन सकता है। फाइटर बन सकता है, यानी कि अपनी हेल्थ अपनी को हेल्थ- लेकर, हेल्थ यानी स्वास्थ्य को लेकर उसका सारा जो सारी जो होती है मेंटेनेंस सारी ख़त्म हो जाती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी लड़का इसको सीख लेता है तो ये समझ लो बहुत खतरनाक बन जाता है, क्योंकि इसमें सारे गेम मिक्स हो जाते हैं, यानी कि ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, मुay थाई, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और सारे गेम इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स हो जाएंगे जब, तो क्या होगा, एक ज़बरदस्त फाइटर बन जाएगा वो। बन जाएगा। बिल्कुल, युवतियों के लिए संदेश है ये राणा जी की तरफ से कि हाँ, अगर आप सीख जाते हैं, अगर आप MMA सीख जाते हैं तो आप वाकई में इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आप अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगे, आप दुश्मनों से लड़ पाएंगे, अपने विरोधियों से लड़ पाएंगे। एक सवाल और आ जाता है, हम सरकार की सपोर्ट की बात कर रहे थे, आपको सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का सपोर्ट मिला? क्योंकि आपने इतने सारे मेडल्स दिए हैं देश को, क्या सरकार की तरफ कोई सपोर्ट मिला आपको? मैंने जो पिछली सरकार थी अखिलेश यादव जी की, मैंने उनको 4 बार लेटर लिखा, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और मैंने 2 दिन पहले ही योगी जी को पत्र लिखा है, अब देखता हूँ क्या जवाब आता है। लेकिन कंपनी, सरकार ने कोई हेल्प नहीं की। तो लेकिन एक कंपनी है गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर लिमिटेड जी, उसने मेरी पूरी सहायता की है, ट्रेनिंग जी। की सारी व्यवस्था की है जी, और सारा मेरा खर्चा उठा रही है, और उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और बहुत बहुत यहाँ आभारी हूँ, उसने मुझे इस लायक समझा। चलिए, बिल्कुल सही बात है। जब सरकारें हाथ पीछे खींच रहे हैं तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा, समाज को तो अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर समाज को दिखाई दे रहा है, अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं सामने वाले की मदद कर सकता हूं, तो मुझे करनी चाहिए। सब कुछ हमें सरकारों पर नहीं छोड़ना होगा, लेकिन हाँ, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि हमें, अगर कोई हमारा देश का नाम रोशन कर रहा है, प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है, किसी भी खेल को प्रमोट कर रहा है, तो उसकी सहायता की जाए। विनोद जी, आखिरी सवाल आपसे। सवाल क्या, मैं चाहूँगा आप एक संदेश दें इस डिबेट के ज़रिए, इस हमारे इंटरव्यू के ज़रिए आप एक संदेश दें, युवाओं को बताएं कि हाँ भाई, अगर किक बॉक्सिंग, वुशु और जो आपका MMA अगर वो सीखते हैं तो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और युवाओं को किन किन चीज़ों को छोड़ना होगा और किन किन चीज़ों में आगे उन्हें बढ़ना होगा। क्योंकि नशेबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, नशा कर लेते हैं लोग, नशा कर रहे हैं, नशा कर करके ख़त्म हो रहे हैं युवा, खेलों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, मोबाइल के खेल खेल रहे हैं। मैसेज आपका? मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति स्पोर्ट्स ज्वाइन करता है तो सारी जो परेशानी होती है, जैसे नशा हुआ, बीड़ी तंबाकू हुआ, उनसे छुटकारा मिल सकता है और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकता है, अपने हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, और एक अच्छा फाइटर बन सकता है, अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। और अपने आप तो ज़्यादातर ये होता है स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के बाद बहुत सी नौकरियाँ मिल जाती हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो उसमें बहुत हेल्प होती है। सारी जो भी परेशानी है, जो भी नशा है, सारी सबसे बीमारियों से दूर हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत करने के लिए। उम्मीद है योगी सरकार आपकी कोई मदद करेगी, योगी सरकार आपको आगे लेकर जाएगी, आपकी कुछ सहायता करेगी। और विनोद जी, अगर मुझे समय मिला तो मैं भी आपके पास MMA सीखने के लिए आऊँगा, थोड़ा खतरनाक फाइटर मैं भी बनूँगा। कभी कभी हमारे सामने भी ऐसी स्थिति आ जाती हैं।
तो आपने देखा कि किस तरीके से विनोद राणा हमारे देश के लिए मिसाल बने हैं, प्रदेश के लिए मिसाल बने हैं, युवाओं के लिए मिसाल बने हैं। उन्होंने किस तरीके से संघर्ष में अपने जीवन को बिताया, किस तरीके से संघर्ष से वो निकलकर कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। उनकी कामयाबी अधूरी रहती अगर उन्हें भाटी जी ना मिलते। भाटी जी आज उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और भाटी जी ऐसी तमाम प्रतिभाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। विनोद जी, भाटी जी से कैसे मुलाकात हुई? आपको लग रहा था कि हाँ इसके आगे, जब आप ये सब कुछ कर रहे थे, आपको पता है सरकार से सहायता नहीं मिली, परिवार की सहायता नहीं मिली, अचानक जब भाटी जी से मुलाकात हुई आपकी, कैसे मुलाकात हुई और आपको क्या लगा? एक दोस्त हैं विनोद राणा जी, मेरे नाम से मिला हुआ नाम है। उन्होंने उनके जो फ्रेंड हैं तो उन्होंने उनसे बात की तो मेरी मुलाकात हुई इस शादी में। क्या फील किया आपने जब आपकी मुलाकात हुई और जब आपको लगा कि हाँ मेरी मदद के लिए भाटी जी सामने आए हैं, कोई संस्था सामने आ रही है, क्या फील किया आपने? मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि अब तो थोड़ा रास्ता क्लियर हो गया है, कुछ बन सकता हूँ। अच्छा, कुछ बन सकते हैं। आपको लगता है कि अब इस संस्था के लिए आप कैसे योगदान देंगे अपना? अगर आगे बढ़ता हूँ, मुझे भी कहीं से पैसे कमाई होती है तो मैं भी संस्था को पूरा। भाटी जी, विनोद जी तैयार हैं, विनोद जी कह रहे हैं मैं आगे बढ़ूंगा, संस्था मुझे प्रमोट कर रही है, मैं कुछ कमाऊंगा तो मैं भी संस्था का सहयोग करूँगा। मतलब समाज के एक आदमी आपके साथ अभी आ गया है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी को। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अभी तो हम विनोद जी से यही उम्मीद करेंगे कि इनकी जो आगे आने वाली चैंपियनशिप्स हैं ये वहाँ से गोल्ड लेके आएँ और हमारे देश का नाम रोशन करें। और संस्था इनके साथ और ये संस्था के साथ तो शायद जिंदगी भरी रहने वाले हैं। विनोद जी, आपने क्या सोचा है? आपने सिर्फ खेल तक सीमित रहेंगे या फिर आगे भी गर्वित संस्था के जरिए आप कुछ चीज़ों को और प्रमोट करेंगे, उन युवाओं को, उन कमजोरों को आप भी बाहर निकाल कर लाएंगे जैसे विनोद जी आपको बाहर निकाल कर लाए? गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स के जरिए मैं भी जो कमजोर युवा हैं, जिनके पास आर्थिक दिक्कत है तो उनको भी फ्री ट्रेनिंग दिलाऊंगा। कोशिश करूँगा जो भी जिसका नाम रोशन करें। भाटी जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या आगे की प्लानिंग है? देखिए आपके साथ विनोद जी हैं और आपने बताया 8-10 लोग और ऐसे हैं जो आपके साथ अब जुड़ गए हैं। आगे का क्या प्लान है? आपको लगता है कि 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, शायद वो 1000 हो जाए, 2000 हो जाए? कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब समाज एक बार जागृत हो जाता है, जब लोग एक बार जागृत हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ भी किया जा सकता है। अब विनोद जी को लेके हमारी सिंपल सी योजना थी कि हम इनको सिंपली इनके लिए रिसोर्सेज पैदा करेंगे, लेकिन ये विनोद जी का आइडिया है कि जितने टाइम वो ट्रेनिंग करेंगे उतने टाइम वो अपने साथ जो भी युवा इंटरेस्टेड रहेंगे उनको फ्री ट्रेनिंग देंगे। तो ये इनका जज्बा है देश के प्रति। जो हमें लगा जितना हम कर सकते थे हमने किया, जो ये कर सकते हैं वो ये करेंगे, ऐसे ही आगे कोई और युवा एक दूसरे की मदद करेंगे तो मुझे लगता है हो जाएगा। तो फंड्स का अरेंजमेंट आप कहाँ से करते हैं? फंड्स क्या सब कुछ आप अपनी तरफ से ही लगा रहे हैं या लग रहा है कि हाँ भाई एक नोबल कॉज के लिए सपोर्ट आपको मिल रहा है? अभी कुछ कंपनी की तरफ से हम लोग करते हैं और कुछ हम लोगों से बात करते हैं कि भाई आप हमारे दोस्तों को मदद करो, ये लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और कुछ हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो जिनका नाम भी मतलब वो नहीं चाहते कि उनका नाम हो, बट वो हमारी मदद करते हैं। मदद कर रहे हैं, चलिए मदद कर रहे हैं। आज अगर एक मदद कर रहा है तो कल के दिन 10 मदद करने के लिए आएंगे और मदद जब होगी तभी शायद हमारे देश की प्रतिभाओं को बाहर निकाला जाएगा। भाटी जी से भी मेरी बात हुई और राणा जी से भी मेरी बात हुई। दोनों चीज़ें निकल कर जब सामने आई कि एक कस्बे में, एक छोटे से शहर में टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट को बाहर कैसे निकाला जाएगा? अगर एक बस्ती में अगर हम जाते हैं, वहाँ बच्चा खेलकूद अच्छी करता है लेकिन वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, उससे कोई मार्गदर्शन करने वाला उसका कोई नहीं है, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे में जो द गर्वित शो और द गर्वित संस्था, जो गर्वित संस्था का नाम गर्वित संस्था, गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड। तो गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड ऐसे में उन सब की सहायता करेगी, उन सब बच्चों को ढूंढेगी और समाज से यही अपील है कि गर्वित संस्था की जितनी से ज़्यादा आप सहायता कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सहायता करें। विनोद जी, आप कुछ आखिर में बोलना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से और इस गर्वित शो के माध्यम से मैं समाज से